नरेंद्र मोदी की बात की जाए, बताया उन्होंने किस तरीके से अगर हम मॉरिशस को देखते हैं एक परिवार की तरह है, बल्कि वो पार्टनर नहीं है, एक परिवार के तौर पर उसको देखते हैं और हर संभव मदद किस तरीके से मॉरिशस में आर्थिक विकास की अगर बात की जाए, स्पेशल पैकेज की भी उन्होंने यहाँ पर बात की और साथ ही साथ वो तमाम क्षेत्र जिसमें लेकर जो समझौते जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। और साथ ही हमने सुना मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामकुलाम को भी, जिन्होंने ना सिर्फ धन्यवाद भी जताया, अपना आभार व्यक्त किया जिस तरीके से स्वागत सत्कार उनका हुआ, बल्कि बताया कि किस तरीके से भारत की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा, ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मॉरिशस जो है वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, बल्कि एक परिवार की तरह है और खासतौर से उसी परिवार की देखरेख की अगर बात की जाए, दोनों देशों का जो सहयोग है वो और बढ़ता जाता है, मजबूती जो है दोनों देशों के संबंधों में नजर आती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है मॉरिशस। भारत की एक महत्वपूर्ण नीति पड़ोसी प्रथम, जिसका महत्वपूर्ण स्तंभ प्रधानमंत्री ने बताया मॉरिशस को, और मॉरिशस के विकास में विश्वसनीय साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस भारत के विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि जिस तरीके से मॉरिशस के साथ भारत के संबंध हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, पहला जन औषधि केंद्र भारत के बाद मॉरिशस में है। भारत की लगातार जो नीतियां रही हैं और जन कल्याण की जब हम बात करते हैं, उसमें जन औषधि केंद्र एक बड़ी पहल, उसका केंद्र भी मॉरिशस में है। लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। और हमने देखा था जब मार्च के महीने में प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, तब भी किस तरीके से जो दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होते नजर आए थे। हिंद महासागर हमारी पहली प्राथमिकता, यानी जब हम बात करते हैं समुद्री सुरक्षा को लेकर, तो एक बार फिर उसकी जो बानगी है वो यहाँ नजर आई है प्रधानमंत्री के संबोधन में। मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर प्रधानमंत्री ने यहाँ बधाई भी दी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो एक साथ आर्थिक विकास के सहयोगी भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हमने दोनों देशों के सभी द्विपक्षीय पहलुओं पर बात की है और इसके तहत जो अलग अलग समझौते हैं वो भी दोनों देशों के बीच हुए हैं। खासतौर से विशेष आर्थिक पैकेज का फैसला लिया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है उसका फैसला लिया गया है। और इसके साथ साथ जिसके ज़रिए अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा और रोज़गार के नए अवसर जो हैं वो पैदा होते हुए नजर आएंगे, यानी रोज़गार सृजन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन भारत ने किया है और खासतौर से ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। और ये बताता है कि किस तरीके से भारत आखिर क्यों मॉरिशस को पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार के तौर पर देखता है। फिर चाहे जनऔषधि केंद्र की हम बात करें या इसके अलावा भी जिस तरह की नीतियां रही हैं, और अब खासतौर से विशेष आर्थिक पैकेज की अगर बात की जाए, विशेष आर्थिक पैकेज के तहत भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र यहाँ किया। और इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच खासतौर से समझौते हुए हैं, स्पेस रिसर्च की हम बात करें, साइंस एप्लीकेशन की बात की जाए या पावर की बात की जाए, तो दोनों देशों के बीच इन अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर से ये समझौते हुए हैं। ये वो तस्वीरें जब दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, किस तरीके से दोनों देशों की जो एक प्रतिबद्धता है विकास को लेकर, और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक ही दिशा में बढ़ते हुए नजर आते हैं भारत और मॉरिशस, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। और उसी के तहत कैसे संबंध और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं, यानी कैसे दोनों देश एक दूसरे का और सहयोग करेंगे, कैसे इस सहयोग को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ बात कही गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कैसे इसके साथ साथ स्पेस रिसर्च की बात की जाए, साइंस एप्लीकेशन की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो भारत की तरफ से दी जाएंगी 100 मॉरिशस को। तो ये महत्वपूर्ण बातें। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा कि जो भारत का विज़न है महासागर, उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ, और साथ ही पड़ोसी प्रथम नीति का भी महत्वपूर्ण स्तंभ है मॉरिशस। स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में काम किया जाएगा, यानी जो लोकल करेंसी है उसमें, और कैसे इसके जरिए देखिए दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, सशक्त होंगे। आपको बता दें, वाराणसी में दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बैठक हुई, और इस बैठक के बाद हमने देखा जो समझौते हैं उनका आदान प्रदान हुआ। भारत और मॉरिशस के बीच जो अहम समझौते हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। फिर खासतौर से अगर बात की जाए स्पेस रिसर्च की, हम देख रहे हैं कि आज आने वाले समय में किस तरीके से भारत जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, और ऐसे में
ना सिर्फ स्पेस रिसर्च बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसकी लगातार प्रतिबद्धता भारत की नजर आई है। देश के विकास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ, और पहले लगातार उस पर काम किया गया, और साथ ही साथ यहाँ प्रयास यही है कि दोनों देशों के बीच कैसे जो और संबंध हैं वो मजबूत होते हुए नजर आएंगे। हालांकि समझौता का जो आदान प्रदान हुआ है उसका असर भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मॉरिशस, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, कैसे दोनों देशों के बीच जो साझेदारी है और मजबूत होती नजर आएगी इन अहम समझौतों के बाद, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। और खासतौर से हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। आपको बता दें, हमारे साथ प्रोफेसर अजय कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत आपका दुबे जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, जब हम बात कर रहे हैं कि भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं, क्योंकि ये संबंध नए अब हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन संबंध पुराने हैं, लेकिन जो नयापन है, एक नया अध्याय जो नज़र आता है इन संबंधों को लेकर, और आज भी हमने देखा कई जो समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं, किस तरह का लाभ इसके ज़रिए मिलने जा रहा है? भारत और मॉरिशस का संबंध नया तो नहीं, बहुत पुराना है, और हरदम ये एक खास संबंध रहा है। और आज भी जो हमारे संबंध के डिफरेंट जो इसके आयाम निकल रहे हैं जी, वो कंटेम्पररी टाइम के हिसाब से हो रहे हैं। भारत और मॉरिशस नए नए जो भी तकनीकी एरिया हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। यूपीआई और इंडियन करेंसी में एक्सचेंज बिल्कुल एक नया कदम है यहाँ के लिए। और साथ साथ जो हमारे सामरिक भी जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए भारत और मॉरिशस दोनों एक साथ मिलकर हिंद महासागर को कैसे एक सुरक्षित, एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाया जाए, जी, इसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और ये जो भारत के साथ मॉरिशस का सहयोग है, ये छोटे मोटे कंसिडरेशन से बहुत ऊपर का है। एक लघु भारत के रूप में है, जिसमें हर सहयोग के लिए हम वहाँ से भारत को क्या फायदा होगा वो नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि ये भारतवंशी लोग हैं वहाँ पे, भारत की हरदम शुभकामनाएं करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जी, कभी भी भारत को उन्होंने विश्व के किसी भी स्तर पे अपोज नहीं किया है। तो इसलिए हमारे संबंध मॉरिशस की जो भी रिक्वायरमेंट है और हमारी जो कैपेसिटी है उस पर हरदम आगे बढ़ती रहती है। जी, बिल्कुल। और क्या प्रोफेसर अजय, यही वजह है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मॉरिशस सिर्फ हमारा पार्टनर नहीं है बल्कि एक परिवार की तरह है, और कैसे वहाँ जब हम देखते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो होता है या दूसरे स्तर पर विकास होता है, तो फायदा दोनों देशों को उसका मिलेगा, और ये जो समझौते हैं इस वजह से और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं कहीं ना कहीं विकास को गति देने के लिहाज से। यस, ये भारत जो है ये सब दिन एक बहुत ही गरीब राष्ट्र था 1980-82 तक। जी, और तब तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनके पर कैपिटा इनकम बहुत लो थे। एकाएक जब उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम किया, वहाँ पे भूमंडलीकरण आया और भारत जैसे देशों ने सहयोग करना शुरू किया आर्थिक तरीकों से भी, तो जी, वो पूरे अफ्रीका में उस रीजन में एक दो चीज़ों के लिए माना जाता है। एक तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी है, दूसरा वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, और तीसरी चीज भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अनब्रोकन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय मूल के लोगों के विश्वास को वहाँ पे दर्शाती है कि ये भारत की अपनी सभ्यता में है, अपनी संस्कृति में है जी, कि हम डेमोक्रेसी को मेंटेन करें। और पूरे अफ्रीका में मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जो बिना किसी हिचक के, बिना किसी रुकावट के सब दिन इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करता आया है। जी, इसलिए भारत का वहाँ पे एक इस तरह का भी स्टेक है कि ये भारतवंशी हैं, भारत सभ्यता कल्चर को एग्जिबिट करते हैं और पूरे अफ्रीका में एक आदर्श के रूप में है, और जो कि भारत का सिमिलर आदर्श है। जी, बिल्कुल प्रोफेसर दुबे, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच कारोबार की भी अगर बात की जाए, या जिस तरीके से जो वहाँ की जो करेंसी है उसी में जब कारोबार की हम बात कर रहे हैं, उस पर सुगमता उसके जरिए बढ़ेगी, क्या इसके जरिए भी जो बढ़ावा है वो मिलता नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि भारत और मॉरिशस सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस के लिए ही इकोनॉमिकली महत्वपूर्ण नहीं है। जी, मॉरिशस एक गेटवे है पूरे अफ्रीका के लिए, पूरे इंडियन ओशन में जितने
नेबरिंग आइलैंड है, जो 5 आइलैंड हैं जो इंडियन ओशन कमीशन के मेंबर हैं, एसएडीसी का मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है। तो हमारी जो पहुंच मॉरिशस में आर्थिक होगी वो सिर्फ ये जो 1.23 मिलियन लोग हैं उनके तक नहीं, उनके लेवल तक ही नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका और इंडियन ओशन के जो उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं उन तक हमारी ये पहुंच जो है सो है इसके थ्रू। तो मॉरिशस इस ध्यान से बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिजिटाइज करेंगे, वहां पहुंचेंगे, रुपये को पहुंचाएंगे, वो मॉरिशस से काफी आगे तक पहुंचेगा। बिल्कुल, खासतौर से प्रोफेसर दुबे, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो भारत की एक जो कोशिश रही है वो है कि किस तरीके से जब हम खासतौर से समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं या महासागर विजन की बात की जाए, इस पर बड़ा फोकस रहा है। और इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि जो मॉरिशस है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। मॉरिशस इंडियन ओशन के एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे स्थित है और भारत के संबंध अच्छे हैं। भारत का जो अभी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जो ग्रेट पावर्स उनकी कंपटीशन जो इस रीजन में बढ़ती जा रही है, उसमें एक मित्र राष्ट्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और ये महासागर हो या एडागला में जो हमने उनके साथ एक नया अपना पोर्ट विकसित किया है जो कि सामरिक दृष्टि से भी होगा और डेवलपमेंट के एंगल से भी अच्छा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मॉरिशस भारत की इस चुनौती में सब दिन साथ खड़ा रहा है और उसके तरफ से हमें कोई मतलब थ्रेट और आशंका नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक विश्वास, एक भरोसा जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर रजत दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से दोनों देशों के बीच यानी भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध हैं और मजबूत हो रहे हैं और ख़ासतौर से जो नए समझौते हुए हैं इसके ज़रिए और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं संबंधों को मजबूती मिलेगी, गति मिलेगी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो समझौते हैं ये हुए हैं दोनों देशों के बीच, जिसके ज़रिए दोनों देशों को स्वाभाविक तौर पर लाभ मिलेगा और दोनों देशों का जो विकास है वो भी और रफ्तार पकड़ सकेगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का भी दौरा करेंगे। पीएम यहां राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने जैसी कई घटनाएं देखने को मिली, जिसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया था। और इससे पहले हमने देखा था न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब के भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं
वहां प्रधानमंत्री ने दौरा किया था और आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां वो एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम इमिग्रेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीघाट का और अमृतसर हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। अमित शाह ने अपने संबोधन में खासतौर से कहा कि आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में 5 और हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में और 5 हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। इससे न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी, इससे इस देश में होने वाले परिवर्तनों से उनको परिचय कराने का भी एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा। और आइए आपको बता दें, भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना की 10 महिला अधिकारियों का एक दल आज इतिहास रचने के लिए निकल गया है। आपको बता दें, ये दल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भारतीय सेना के नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए रवाना हुआ। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारी बेटियां इस साधना को पूरा करेंगी और दुनिया को ये दिखाएंगी कि भारतीय नारी का पराक्रम किसी भी सीमा से परे है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये एक्सपीडिशन नारी शक्ति, ट्राई सर्विस यूनिट, आत्मनिर्भर भारत और भारत की वैश्विक दृष्टि के एक प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर के नेतृत्व वाले इस दल में सेना के 5, वायुसेना के 4 और नौसेना के 1 अधिकारी शामिल हैं। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से किसी जलयात्रा मिशन का नेतृत्व कर रहा है। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से, आप बता दें कि जिस तरीके से जलयात्रा मिशन है उसका नेतृत्व किया जा रहा है। और ये अधिकारी, आपको बता दें, 26,000 से अधिक नॉटिकल मील की समुद्री यात्रा करेंगी। इस दौरान वे 2 बार भूमध्य रेखा पार करेंगी और 3 प्रमुख कैप ल्यूपिन, कैप हॉर्न और कैप ऑफ गुड होप को पार करेंगी। इस मिशन में वे प्रमुख महासागरों से होकर गुजरेंगी और ड्रेक पैसेज जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में भी यात्रा करेंगी। ये अभियान लगभग 9 महीने में पूरा होने की संभावना है, जिसके दौरान टीम 4 विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगी और मई 2026 में मुंबई वापस लौटेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेपाल की भी, जहां पर अब ये देखना होगा कि कमान कौन संभालेगा। दरअसल नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुरक्षा कारणों से नेपाली सेना ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। लेकिन आवश्यक सेवा वाले वाहन और संस्थान चलते रहेंगे। वहीं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शाम 5 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इधर अंतरिम सरकार की गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के सेनाध्यक्ष अशोक राज सिंहदेल और जेनजी युवा आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच आज वार्ता होगी। सूत्रों के अनुसार जेनजी आंदोलनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सर्वसम्मति से तय कर दिया है। इससे पहले जेनजी प्रतिनिधियों और नेपाली सेना के बीच हुई चर्चाओं में सीधे निर्वाचित कार्यपालिका व्यवस्था, संसद में नई पीढ़ी की हिस्सेदारी, साल 1989 के बाद सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच और भ्रष्टाचार मामलों की न्यायिक जांच जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सांसदों को मंत्री बनने से रोकने की व्यवस्था पर भी बातचीत हुई। इस बीच सीपीएन के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने एक विस्तृत 10 सूत्रीय बयान जारी किया। प्रचंड ने जेनजी आंदोलन का समर्थन करते हुए संयम की अपील की और हिंसा की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग भी की। फिलहाल कल तक के लिए जो कर्फ्यू है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं और कुछ संस्थान हैं जिनको राहत दी गई है। और अब कहीं ना कहीं जो कवायद है वो ये चल रही है कि आखिर नेपाल की जो कमान है वो कौन संभालेगा। खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से हालात बने पिछले दिनों नेपाल में,
उसके बाद अब ये देखना होगा कि आखिर कौन नेपाल की कमान संभालता है। जेनजी की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो नाम सुझाया है सुशीला कार्की का, वो या कोई और अब नेपाल की कमान संभालेगा। फिलहाल सेना जो है वो कमान संभाले हुए है, शांति व्यवस्था फिर से स्थापित हो रही है और कहीं ना कहीं स्थिरता जो है लगातार उसके प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं काठमांडू की भी अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें काठमांडू में कर्फ्यू लागू है। वहां के ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने। से शुरू हुए जेनजी प्रोटेस्ट के उपरांत जिस तरह से हालात बदले हैं, सारे सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, जितने भी राजनीतिक नेता थे उनको चुन चुन कर रगेदा गया है, मारा गया है, पत्थरबाजी हुई है, उनके घरों को जलाया गया है। आप देखें यहाँ अभी भी कर्फ्यू लागू है। आज जो नेपाली चीफ के साथ अशोक राज सिकदल के साथ जो जेनजी प्रतिनिधियों की बैठक होगी, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आज निर्णय ले पाएंगे कि जो अंतरिम सरकार बनेगी उसका लीडर कौन होगा, उसको आगे लेकर कौन जाएगा। आज का दिन निर्णायक होगा नेपाल को एक नई दिशा देने में। श्वेता सिंह, दूरदर्शन समाचार, काठमांडू। तो आज का दिन जो है वो निर्णायक माना जा रहा है और क्या आज किसी को जो कमान है वो दी जाएगी या वो जो नाम है फिलहाल वो फाइनल हो पाएगा, किस तरह के हालात हैं इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए जिस तरीके से उथल पुथल का पूरा दौर हमने देखा है और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अब जो शांति व्यवस्था है वो भी है, लेकिन आज का जो दिन है कितना अहम है ये और समझ लेते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया भी अपनी रिपोर्ट में, खासतौर से एक निर्णायक दिन है आज की अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जेनजी की तरफ से सुशीला कार्की जो हैं उनका नाम जाहिर तौर पर प्रस्तावित किया गया है और किस तरीके के जो कयास हैं फिलहाल वो लगाए जा रहे हैं। देखिए मुकुल, डेफिनेटली जो जेनजी प्रतिनिधि हैं जो कल जंगी अखाड़े में मिले थे और अशोक राज सिकदेल के साथ, नेपाली प्रमुख के साथ, नेपाली सेना के प्रमुख, बट जरूरी नहीं है कि वही बने पॉपुलर है, मगर अभी तक बैठक शुरू हुई नहीं है। बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि सुशीला कार्की जी ही अंतरिम सरकार लीड करेंगी या फिर आगे पार्लियामेंट से किसी को लिया जा रहा है। जेनजी ने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म का यूज किया है और फिर रेडिट का यूज किया था अपने पक्ष को रखने के लिए। तो देखिए वही है ना कि ये इतनी ज्यादा आबादी के लोग अलग थलग हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ अभी ये देखा जा रहा है कि सभी ग्रुप अपने अपने चेहरों को चाह रहे हैं सामने लाना। होते हैं ना, बहती गंगा में हाथ डालने वाली बात है। सभी ग्रुप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये मौका है उनके लिए अपने बल को प्रदर्शित करने का, ये मौका है अपने चेहरे को एक लीडरशिप का गुण जताते हुए दिखाने का। तो देखिए ये रश तो होता रहेगा। अब ये राष्ट्रपति जी को निर्णय लेना है कि फाइनली किसका चुनाव होता है। जेनजी ने प्रमुखता से चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम लिया है। उम्मीद है कि उन्हीं का नाम आगे बढ़ाया जाएगा, मगर जब तक होता नहीं है तो हमें संयमता से भी खुद रुकना होगा देखने के लिए कि सही में कैसे भविष्य अनफोल्ड करता है। और देखिए यहाँ पर अभी भी स्थिति जैसे हम लोगों को लगा सुबह ठीक हो जाएगी, मगर फिर काठमांडू वाली, ललितपुर, भक्तापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू कर दिया गया है चितवन में, रूपंदेही में, मोरांग में। तो कई जगह जहां आबादी ज्यादा है और लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए, कर्फ्यू और प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिया गया है। तो अभी भी मैं कहूंगी कि जैसे दिन चल रहा है बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, मगर अभी तोड़ फोड़ की घटनाएं तो बिल्कुल कहीं से नहीं आ रही है। मगर अब कौन अंतरिम सरकार को लेकर आगे बढ़ेगा, इस बात को लेकर अभी भी बहुत डिस्कशन चल रहा है। सोशल मीडिया पे सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी जब तक ये फाइनली होता नहीं है। जी बिल्कुल श्वेता, लेकिन जो ये बातचीत होनी है, क्या इसका जो समय है वो कुछ निर्धारित अभी तक हुआ है कि किस समय जो बातचीत है वो की जाएगी, जिसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नई दिशा जो है नेपाल को मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए ऐसा कोई समय तो निर्धारित करके किसी को भी बताया नहीं गया है। जंगी अखाड़ा में ये जेनजी को मिलना था और शीतल निवास में बात हुई थी आज के दिन कि राष्ट्रपति से अशोक सिकदल जी मिलेंगे, नेपाली सेना प्रमुख मिलेंगे और जो प्रतिनिधि ने नाम दिया है सुशीला कार्की का, वो हो सकती है मिले।
मगर सुशीला कार्की ने भी बाकी जो भी सूत्र है उसके हिसाब से वो भी इंटरेस्टेड है कि वो अंतरिम सरकार में आ सकती है जी। बट जब तक मीटिंग होती नहीं है, अब कहाँ होगी, कितने वक्त हो, कितने बजे होगी, ये नेपाली न सेना ने बताया है, न जेनजी के किसी सूत्रों ने बताया है। शीतल निवास में होना है, जो राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति का सदन ऑफिस का रेसिडेंस है, वहां पर होनी है। अब वहां भी होगी क्योंकि फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी वहां किया जाएगा कि अचानक बदलाव होगा, ये हमें प्रतीक्षा करना होगा। ये बहुत अर्ली होगा कुछ भी अपने मन से बोलने का कि इस समय 2 बजे के बाद हमें जवाब मिल जाएगा या 2:30 बजे के बाद मिल जाएगा। तो हमें, मुझे लगता है कि सारे लोगों को शांति से वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत भ्रामक खबरें मैं चारों तरफ देख रही हूँ जो कि स्थिति को और गलत दिशा में ले जा रहा है। सबको लग रहा है कि ये हम तो नहीं बोले, हमारे बारे में ऐसा कैसे बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से डीडी न्यूज़ तो लगातार जो प्रमाणिक खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। और यहाँ जिस तरीके से हालात आपने बताए कि अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे कर्फ्यू है, तो क्या इसके साथ साथ अभी जो प्रोटेस्ट है, क्या कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ जो प्रोटेस्ट है अभी चल रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट को तो कहीं चलने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि नेपाली आर्मी ने बहुत कड़ाई से सबको कंट्रोल करने की कोशिश की है। सफाई करने के लिए युवा जरूर बाहर निकले हैं, तो उनको सफाई करने नेपाली आर्मी के साथ दिया गया है, वो सफाई कर रहे थे सड़कों का। मगर आज क्योंकि कर्फ्यू है और प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया गया है, बस वो विदेशी सैलानी जो नेपाल में आए हुए हैं और इनका एयर टिकट है हाथ में, जिनका आज टिकट है जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर तौर पर अगर देखा जाए किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और कोशिश यही कि जो हालात हैं वो सामान्य हो पाएँ। और श्वेता हमारी संवाददाता बता रही हैं कि किस तरीके से जो सैलानी हैं उनको किस तरीके से कोशिश है कि वो भी जहाँ जो उनका खासतौर से गंतव्य स्थान है वहाँ पे जा सकें, प्रावधान उसके लिए की जा रहे हैं। और शांति व्यवस्था ज़ाहिर तौर पर कायम रखना जो पहली प्राथमिकता है नेपाली सेना की, वो नज़र आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में एक विशेष लेख भी लिखा। प्रधानमंत्री ने भागवत के परिवार से अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनके पिता मधुकर राव भागवत के योगदान को भी याद किया। PM मोदी ने मोहन भागवत को पारसमणि कहते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान भी संघ के कार्यों को मजबूती दी। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे गणवेश बदला, शिक्षा वर्गों में सुधार। और फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। और ज्यादा उनको वहां पर आनंद भी आता है। इसलिए जब देश में, खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो, तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल। और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज़्यादा लगाव भी है। पर यह बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन किसी विदेश की भूमि या धरती से कनेक्टेड था, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। शंका तो हमेशा होती थी।
आज जिस प्रकार से कुछ प्रमाण सामने आया है, जिसमें निकलकर आया है कि कैसे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। और ये ऐसा टेक्निकल अनडिनाएबल प्रूफ है जिस पर लाख लीपापोती करने के बाद भी, जिस पर लाख जस्टिफिकेशन देने के बाद भी उस डेटा को छुपाया नहीं जा सकता कि डेटा जो बेटा के हाथ में आया था वो दरअसल फॉरेन या विदेश की धरती से लेता था। और इसीलिए आज कई सारे सवाल निर्माण होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का तो ऑफिशियल बयान है कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट। फिर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो एक नहीं अनेकों बार उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल निशान करते हुए कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड एंड आई एम वंडरिंग व्हाई द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट इंटरवीनिंग। मतलब कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर देना और संप्रभुता पर हमला भी करने का काम राहुल गांधी ने किया है। अपनी व्यक्तिगत वार्तालाप और बातचीत में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत में विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। पार्लियामेंट आप लोग कवर करते हैं, पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले एक सोरोस स्पॉन्सर्ड और सोरोस गाइडेड डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जैसे ही आता था तो कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी उस सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट को लेकर भारत की संसद को हॉस्टेज बनाने का काम करते थे और सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पूरी बात पर कुछ निकलता नहीं था। हमने देखा सेशन कई सारे निकल गए परंतु सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर किस प्रकार से भारत की संसद को बंधक बनाया गया। और सोरोस के कुछ लोग तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ सीधे शामिल हो गए। तो सवाल यह बनता है राहुल गांधी जी से कि क्या दरअसल जो आप ये डायलॉग बोल रहे हैं सेव डेमोक्रेसी, पर ये सेव डेमोक्रेसी नहीं, ये भारत के अंदर इंटरफियर विद आवर डेमोक्रेसी का एजेंडा लेकर किसी फॉरेन हैंड से तो आप गाइडेड नहीं है कठपुतली की तरह। सवाल यह बनता है कि डायलॉग तो यहां पर आप दे रहे हैं पर इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा लिख कौन रहा है बाहर से। सवाल तो यह बनता है कि बार बार ऐसी सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से हम देखते हैं कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जिस प्रकार का आप हमला बोलते हैं वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड या विदेशी स्पॉन्सर्ड क्यों नजर आता है। और मैं कोई एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने पूरी सीरीज गिना दी। ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कहते हैं कि नारा वोट चोरी का है, दरअसल नारा वोट चोरी का नहीं है, दरअसल बात है ट्रूथ चोरी की। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं और उनकी ट्रूथ चोरी का आलम यह है कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने आरोप लगाए चुनावों को लेकर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर उन्होंने हरियाणा के चुनाव पर आरोप लगाए, उस पर कुमारी शैलजा ने बोला कि हम हरियाणा चुनाव हुड्डा जी की वजह से हारे। फिर उन्होंने बिहार के अंदर एसआईआर जो एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं लगाया और इनके बीएलए वहां पर कोई प्रमाण नहीं दे पाते। अब हाल ही में कल ही की बात है कि जो राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक पीआईएल के रूप में एक पीआईएल आर्टिस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया था और मद्रास हाईकोर्ट ने इस पीआईएल और उसके सारे कंटेंट को, जो तो अब सवाल ये निशान है कि वो कंटेंट इधर से बना है कि वो कंटेंट डिसकंटेंट पैदा करने के लिए किसी और जगह से पैदा होकर और बनाकर आया है, उस पीआईएल को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटिशनर या पीआईएल आर्टिस्ट पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई बेसिस है, ना कोई इसमें ये पिटीशन को वेल कंसीव्ड कहा जा सकता है, ये इल कंसीव्ड पिटीशन है। मतलब कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे
वोट चोरी के तथाकथित नैरेटिव पर एक और जुडिशरी का हम हथौड़ा चला है। पर जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राहुल जी के भी आधुनिक काल में 3 बंदर हैं, सच मत बोलो, सच मत देखो और सच मत सुनो। अब देखिए, राहुल गांधी जी तक ये समस्या सीमित होती तो बात ठीक थी। राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातें करते करते महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा से चलते चलते कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते अब उन्होंने कल कहा कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी चोरी हो चुकी है। जब आप ही में से एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, आपकी तो 325 सीट आने वाली थी, 325 वोट आने वाले थे, क्या हुआ उसमें? तो राहुल गांधी ने बोला, यहां पर भी वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। यहां पर भी उनको वोट चोरी दिख गई। राहुल जी, ये तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। इस चुनाव में जो भी सारी प्रक्रियाएं थी वो पहले से सभी को पता थी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते जिसकी आप पैरवी करते हैं। और डीएमके लगातार जिस प्रकार की बातें तमिलनाडु के प्राइड की करती है, आज मेरा सीधा सवाल है उनसे जो ओबीसी समाज की और तमिलनाडु की पैरवी करते हैं, क्या आपको इस प्रकार के आरोप स्वीकार्य है? अब देखिए, सवाल केवल एक नेपो किड का नहीं है। ये तो कांग्रेस के नेपो किड की बात हुई, पर नेपो किड्स में भी किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है प्रोपेगेंडा फैलाने में, उसका परिचय तब मिलता है जब टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी उनसे एक कदम आगे बोलते हैं कि यहां पर तो 15-20 करोड़ रुपए दे दिए गए सांसदों को वोट करने के लिए। इसका कोई प्रमाण है अभिषेक जी? और अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो बनाए गए इंडिया अलायंस के सांसद है वो दरअसल सांसद टिकाऊ नहीं, बिकाऊ सांसद है। वो बिक जाते हैं, अपने ही सांसदों की नैतिकता और इंटेग्रिटी पर इस प्रकार का सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये संविधान का, संवैधानिक प्रक्रियाओं का, तमिलनाडु से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले, मेरिट के आधार पर उपराष्ट्रपति बनने वाले हमारे सीपी राधाकृष्णन जी का ये सीधा सीधा अपमान नहीं किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, अब उपराष्ट्रपति जी का अपना अपमान। उद्धव सेना के भी लोग बताए, क्योंकि ये पूर्व गवर्नर रहे महाराष्ट्र के। क्या आप इस प्रकार की बेबुनियाद बातों का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? आखिरी में एक विषय ये भी देखने मिला है आप लोगों के माध्यम से कि खड़गे जी, जो वैसे तो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, पर वो स्वयं ही मानते हैं कि हाईकमांड कोई और है इस पार्टी में। आज खड़गे जी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली हिम्मत करते हुए एक ऐसी बात, एक ऐसा सच बोल दिया है जिससे कि हो सकता है कि खड़गे जी को कांग्रेस से उसका रेपरकशन भुगतना पड़े। खड़गे जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो चुनाव दर चुनाव हराते हैं, और ये जो कांग्रेसी है ये सड़े हुए आम की तरह है और पूरी पेटी को, पूरे हमारे बक्से को ये खराब कर देंगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं खड़गे जी इशारों में किसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर ये इंडिकेट कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि ये बहुत ही बहादुरी का काम वो कर रहे हैं कि जो 99 चुनाव हारता है और चुनाव हारने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेकर सारे चुनावों पर सवाल खड़े कर देता है और अपने भीतर अपनी अंतरात्मा के प्रति देखने का साहस नहीं करता, तो उनको जिस प्रकार से आज खड़गे जी ने वर्णन किया है, मुझे लगता है ये वाकई बहादुरी का काम है। शाम या रात होते होते उनके लिए कोई राजन्ना जैसा
फतवा जारी ना हो जाए पार्टी से। एक आखिरी विषय जो अभी पता चला है कर्नाटका के संदर्भ से कि डीके शिव कुमार जी ने जिस प्रकार से प्रशंसा की थी विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस पावन पवित्र प्रेयर सॉन्ग को भी गाने का काम उन्होंने किया था, और उसके बाद जिस प्रकार से उनको मजबूरी में, दबाव में गांधी परिवार के प्रति अपने अनडाइंग लव का डिक्लेरेशन करना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। पर वो कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी की बातों को कोई सीरियसली लेने वाला कांग्रेस में बचा नहीं। जनता तो सीरियसली लेती नहीं, हमने देखा है कि अलाय पार्टनर भी सीरियसली लेते नहीं, और अब राहुल गांधी के स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता ही उन्हें सीरियसली नहीं लेते। इसीलिए उनके बीजेपी आरएसएस पर अनर्गल आरोप लगाने के बाद भी पहले डीके शिव कुमार जी और उसके बाद जी परमेश्वर जी एबीवीपी के पास जाते हैं, एबीवीपी के कार्यक्रम में जाते हैं और शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे जी की बातों से लेकर परमेश्वर जी के कृत्यों तक अगर गहनता से अगर अध्ययन किया जाए तो बिना कुछ बोले एक्शंस जब स्पीक करते हैं लाउडर वर्ड से भी, उसका परिचय देते हुए राहुल गांधी जी के प्रति किसी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेकर इनके बयानों से आज स्पष्ट होता जा रहा है। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं कि खड़गे जी हो या जी परमेश्वर जी हो, उनका हाल शशि थरूर जी की तरह या राजन्ना जी की तरह न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को, जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर सीधा यहाँ उनको घेरते नजर आए कई सवालों में। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके तार अब अगर देखा जाए वो दूसरे देशों से जुड़ रहे हैं, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला ने ये सीधा सवाल किया राहुल गांधी से कि क्या जितनी जानकारी आपने दी थी वो बाहर से आई थी, और क्या इसी तरह का जो कांग्रेस है वो पूरी एक कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से सेशन से पहले क्या पूरी तैयारी करती है कि किस तरीके से जब सेशन चलता है पार्लियामेंट का तो उसको अवरुद्ध करना है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर जो आम चुनाव है वहाँ तक राहुल गांधी जो है लगातार इस बात को उठाते हैं, लेकिन हर चीज़ पे सवालिया निशान उठाते हैं। जब विदेशी धरती पर होते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, यहाँ के चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, और इन तमाम बातों को लेकर एक बार फिर से यहाँ शहजाद पूनावाला राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। रेल मंत्री ने खातीपुरा स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए नई रेलगाड़ियां चलाने के साथ ही दिल्ली से जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोशिश जारी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जयपुर में बड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप हो रही है। डेली यहाँ पर 12 से 18 गाड़ियाँ मेंटेन हो सके वैसी व्यवस्था की जा रही है। इसमें वंदे भारत भी मेंटेन होगी और कई दूसरी तरह की गाड़ियाँ मेंटेन होगी। किस तरह से राजस्थान के लिए और नई गाड़ियाँ ला सके वो भी एक प्रयास है। उसमें मेजर प्रयास है, एक तो जोधपुर से दिल्ली की नई वंदे भारत जो अनाउंस कर चुके हैं, उसकी पूरी कंप्लीट आज रिव्यू किया, तैयारी अच्छी है, बहुत जल्दी चालू होगी। दूसरा, बीकानेर से दिल्ली की वंदे भारत, उसका भी अभी रास्ते में रिव्यू किया, उसकी भी तैयारी अच्छी है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगी। तो किस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी देश में इन दिनों देखने को मिल रही है, उसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल बिहार के दौरे पर हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी के दरों में बदलाव से रोजमर्रा की चीजों के दाम कम हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। जैसे चीजें सस्ती होंगी, डिमांड बढ़ेगा तो कारोबार व्यापार बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है।
निर्वाचन आयोग अब बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई रणनीतियों और चुनौतियों के अनुभव दूसरे राज्यों के सीईओ के साथ साझा किए। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर के अनुसार मतदाता सूची जैसे विषयों की जानकारी दी। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने ये सुनिश्चित करने के लिए सुझावित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट ना जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने इन संदिग्धों को दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार समेत तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। आज हिंदी साहित्य की कवयित्री महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि है। आइए डालते हैं उनके जीवन काल पर एक नजर। कवयित्री महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि आज है और उनको बता दें 26 मार्च 1907 में उनका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्म हुआ। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। हालांकि 7 वर्ष की छोटी उम्र अगर बात की जाए, उसके बाद उनका छोटी उम्र में विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन में उनका मन नहीं रमा। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ली और उसके बाद 1921 में काव्य जीवन की शुरुआत की। 1930 से 1934 तक 4 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हुए। साथ ही 18 काव्य और गद्य कृतियां उनकी जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र प्रमुख काव्य और गद्य रहस्यवाद की प्रवर्तिका के तौर पर उनकी पहचान हुई। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के प्रभाव से जनसेवा से वो जुड़ी, जिसके बाद महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। गांव में शिक्षा और विकास के लिए भी महादेवी वर्मा ने काफ़ी काम किया और 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का देहांत हुआ। तो फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।